हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। तो कल हमने कुछ यूपी स्पेशल के टॉपिक पर बात की थी, तो उसी का ये पार्ट 2 है हमारा यूपी स्पेशल का। तो आइए देखते हैं यूपी स्पेशल का पार्ट 2। इसमें से कुछ जानकारी हम लेते हैं, कुछ जानकारी पिछले वाले वीडियो से हम देखेंगे, तो हमारा यूपी स्पेशल पूरा लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है यूपी स्पेशल पार्ट 2। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है। तो यूपी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी स्पेशल में कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले बताइए, या सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले बताइए, या फिर जो पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि में, सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो यही पूछा जाता है इससे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। सबसे पहला है गाजियाबाद, दूसरा है वाराणसी और तीसरा है लखनऊ। तो यहाँ पर लगभग 3100 समथिंग के आसपास जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद में। वाराणसी में 2900 के आसपास जनसंख्या घनत्व है, और लखनऊ में 2200 के आसपास जनसंख्या घनत्व पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पर, यह पहला हुआ। दूसरे नंबर पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले 3 जिले। तो इसमें कभी दे देता कि ये इसका मिलान कीजिए, या कहता कि जो ये किस नंबर पर पड़ेगा, कौन सा जनसंख्या घनत्व तो जो वाला जिला जो है ये किस नंबर पर पड़ेगा, सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, या फिर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ की है। तो देखते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन से 3 जिले पड़ते हैं। तो उसमें पड़ता है ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। जो ललितपुर यहाँ पड़ता है, ये यहाँ से लटका हुआ ये इतना, ये ललितपुर पड़ता है। सोनभद्र यहाँ पड़ता है, और उसी के आसपास हमीरपुर पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी हैं, आइए देखते हैं वहाँ के 3 जिले। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ की है, कानपुर। उसके बाद दूसरा नंबर है लखनऊ, और तीसरा गौतम बुद्ध नगर। तो सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, मतलब महिला साक्षरता दर कहाँ की है, कानपुर की है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर पड़ता है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आए देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता दर। सबसे कम महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी हैं। तो देखते हैं श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। ये श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच, इन 3 जिलों की महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी मानी जाती हैं। ठीक है, 5 नंबर पर देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ की है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो कहाँ के सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो सबसे पहला है गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया और इटावा। इन 3 जिलों के पुरुष जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं, इसलिए वहाँ की पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो न्यूनतम साक्षरता दर सबसे पुरुष की कहाँ पर है, वो देखते हैं 3 जिले। तो यहाँ पर आता है श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। तो चाहे महिला साक्षरता दर की हो या फिर पुरुष साक्षरता दर की हो, तीनों में और दोनों में ये जिले सेम हैं। बस यहाँ श्रावस्ती पहले है, यहाँ भी श्रावस्ती पहले महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में श्रावस्ती पहले नंबर पर है। फिर दूसरे नंबर पर देखते हैं महिला साक्षरता में बलरामपुर है, और यहाँ पर दूसरे में बहराइच है। जबकि महिला साक्षरता में तीसरे पर बहराइच है, और यहाँ पर तीसरे पर बलरामपुर है। तो ये तीनों जिले लगभग महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता दर में सबसे पीछे हैं तीनों जिले। उसके बाद 7वें नंबर पर देखते हैं शीर्ष लिंगानुपात कहाँ का है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यूपी में कहाँ पर पड़ेगा। तो देखते हैं जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 8 नंबर पर न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है। तो न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत और कानपुर नगर, इन 3 जिलों में सबसे कम लिंगानुपात है। तो देखते हैं हाँ, जहाँ पर देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जहाँ पर है, वहीं पर ही जो है न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक इसका, अब चाहे कहें या कुछ लोग जानकर ये करते हैं या फिर ऐसे ही, पता नहीं, लेकिन हाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं वहीं पर सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, शायद एक हमारे दो का ये पालन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे लिंगानुपात में गिरावट आई है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है। तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, देखते हैं गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर।
तो गाजियाबाद में जबकि ग्रेटर नोएडा है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सिटी ज़्यादा होंगी, लोग वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। तो गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर, ये तीनों जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या में श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज, ये तीनों सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं, नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले हैं। तो यहाँ पर सबसे कम नगर हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर भी है, शायद इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं, और जो भी रहते हैं तो अपने काम काज में लगे रहते हैं, उनका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता, लेना देना से, इसीलिए वहाँ पर कोई ना नगर ज़्यादा है और ना वहाँ पर नगर में लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पर है। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या अनुसूचित जाति जनसंख्या जो होती है वो कौन से 3 जिले हैं। तो सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई, इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है एससी की। तो सबसे कम जनसंख्या एससी की कहाँ है। तो बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर। बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम एससी जनसंख्या रहती है, मतलब अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम रहती है। उसके बाद अगला देखते हैं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, मतलब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति की जनसंख्या रहती है तो सोनभद्र, बलिया और देवरिया, इन 3 जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। सोनभद्र यहाँ पड़ेगा ये, और बलिया का ये यहाँ से कुछ क्षेत्र बलिया का निकला हुआ इधर से, ये बलिया, ये सोनभद्र, बलिया और ये यहाँ पर देवरिया पड़ता है। ठीक है, ये 3 जिले सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले हैं। ठीक है, और देखते हैं 12 नंबर पे, सॉरी 13 एंड 14, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। अनुसूचित जनजाति के सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो यहाँ पर बागपत, कन्नौज और बदायूं, ये तीनों यहाँ पर पड़ते हैं, बागपत, कन्नौज और बदायूं। ठीक है, ये तीनों जिले यहीं पर पड़ते हैं, बागपत, कन्नौज और बदायूं। इसमें सबसे कम एसटी की जनसंख्या है इन तीनों जिलों में। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो पिछली बार पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का जो है कि ये वर्तमान नाम कब मिला। ठीक है, तो उसको देखते हैं, वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश का कब पड़ा। तो वर्तमान नाम 24 जनवरी 1950 से वर्तमान नाम पड़ा। इसके पहले इसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत नाम था। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस 1937 से। ठीक है, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना 1956 में, यहाँ का उत्तर प्रदेश का राज्य पुनर्गठन आयोग बना, तब 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का फिर से पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद देखते हैं राज्य का विभाजन कब हुआ। तो 9 नवंबर सन 2000 को जब उत्तराखंड, यूपी के 13 जिलों को काटकर जब उत्तराखंड बनाया गया, तब यूपी एक अलग राज्य बना और उत्तराखंड एक अलग राज्य, 27वां राज्य बना यूपी का। ठीक है, तो राज्य का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। ठीक है, यहाँ से ये उत्तराखंड काट करके ऊपर से 13 जिले निकाल लिए गए थे यहाँ पर। तो हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ऊपर जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है। तो उत्तराखंड यहाँ से अलग हुआ, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। उसके बाद देखते हैं राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा 1952 से हिंदी है, और यहाँ पर लिखा है 1989 से उर्दू द्वितीय भाषा। जब उर्दू की मांग ज़्यादा उठने लगी बीच में, तो यहाँ पर उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया सन 1989 से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विधान परिषद का गठन कब हुआ था यहाँ पर। तो विधान परिषद का गठन 1937 के अधिनियम में, 1937 में जब कुछ हुआ था तभी विधान परिषद का गठन किया गया था यहाँ पर। ठीक है, और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं, जबकि न्यूनतम अगर देखा जाए तो न्यूनतम 2 सीटें हैं, वो भी 6-7 जिलों में पड़ती हैं न्यूनतम 2 सीटें, जिससे हमीरपुर है, बांदा है, इधर के जिले जितने हैं वहाँ पर न्यूनतम 2 सीटें पड़ती हैं। तो इसलिए उसको नहीं लिखा हमने, क्योंकि वहाँ पर 6-7 जिले पड़ेंगे न्यूनतम सीटों में। उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जो यहाँ पर नेपाल से सटा हुआ है। लखीमपुर खीरी पड़ेगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच आसपास में पड़ते हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है। और सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो हापुड़ यहाँ पर पड़ेगा, हापुड़ जिला यहाँ पर हापुड़ यहाँ पड़ेगा। तो ये सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है।
अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देखा जाए तो महोबा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया। तो 1 अप्रैल 1937 को जब यहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया था, तभी उत्तर प्रदेश का राज्य अस्तित्व में आया था संयुक्त प्रांत के नाम से। संयुक्त प्रांत के पहले उत्तर प्रदेश को अवध एवं आगरा के प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद ये मैप हमने बनाया हुआ है यहाँ पर। ये मैप कुछ बताने के लिए है। यहाँ पर अगर वर्षा का वितरण देखा जाए, उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण कैसे होता है, कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, तो यहाँ से अगर ये रेखा खींच दी जाए तो यहाँ पर होती है मध्यम वर्षा। ठीक है, ये इतना मध्यम वर्षा का क्षेत्र है, यहाँ से ऊपर से वहाँ तक का। उसके बाद ये इतना देखा जाए तो ये बीच का जो क्षेत्र बचता है हमारा, यहाँ पर निम्न वर्षा होती है। ये निम्न वर्षा का क्षेत्र है, ये बीच का इतना, और ये नीचे का जो क्षेत्र पड़ता है ये पठारी क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर होती है अति अल्प वर्षा, जिसको कहते हैं अति अल्प वर्षा। इसका कारण भी है क्योंकि यहाँ कम वर्षा क्यों होती है, क्योंकि जब बादल इधर से जाते हैं, जब पश्चिमी विक्षोभ के बादल उठते हैं तो यहाँ पर ये पड़ता है उत्तराखंड से सटा हुआ ये हिमालय। जब हिमालय नेपाल के ऊपर हिमालय पड़ता है, जब हिमालय से बादल वापस टकरा कर वापस आते हैं तो नेपाल में और इधर इस साइड में सबसे ज़्यादा वर्षा करते हैं ऊपर से। उसके बाद यहाँ से फिर जब नीचे आते हैं तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर निम्न वर्षा होती है। और उसके बाद इधर जब आते हैं तो इधर जो नागपुर का पठार है तो वो बादलों को ऊपर उठा देता है, जिससे यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया वर्षा का वितरण। उसके बाद हम देखते हैं वर्षा के वितरण। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्र हैं, तो मिट्टी के हिसाब से। तो देखते हैं यहाँ पर एक ये शिवालिक क्षेत्र होता है हमारा, ऊपर का ये इतना, यहाँ से शिवालिक क्षेत्र है। इसके बाद ये देखते हैं ये तराई क्षेत्र है, जिसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पर नदियों का उद्गम, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं आती हैं नीचे बहती हुई ककरीली पथरीली मिट्टी। उसके बाद ये देखते हैं गंगा यमुना का दोआब है। और ये जो होता है दक्षिण का पठार माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फसल जल्दी से पैदा नहीं होती अच्छी तरीके से। यहाँ पर ये दक्षिण का पठार है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश में 4 क्षेत्र हैं मिट्टी के हिसाब से, नदियों के उस बेस पर। तो यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र ये तराई क्षेत्र माना जाता है, 70 से 80 किलोमीटर के बीच का। ठीक है, जहाँ पर एक अकरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं गंगा यमुना के मैदान में। ठीक है, उसके बाद ये दक्षिण का पठार, नागपुर का पठार पड़ता हुआ यहाँ पर, दक्षिण का नागपुर का पठार, जिससे यहाँ पर के ऊपर कोई फसल अच्छी तरीके से पैदा नहीं हो पाती है। और यहाँ पर एकदम जो है पथरीली मिट्टी है पाई जाती है, ककड़ीली पथरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। करें उत्तर प्रदेश में वन कौन कौन से पाए जाते हैं। वन का वितरण अगर हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो ये जो है ऊपर का सटा हुआ, यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर का एरिया ये यहाँ पर पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन। उसके बाद ये जब जो गंगा यमुना का दोआब है, ये इतना क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे का होता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से ये जो नीचे का ये क्षेत्र होता है, तो ये नागपुर का पठार का क्षेत्र है। तो यहाँ पर पाया जाता है कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पर
कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में वन का वितरण हुआ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नदियों का वितरण। ठीक है, तो नदियां देखते हैं कौन कौन सी यूपी में। तो सब यहाँ से यमुना नदी निकलती हुई आती है इस तरह से। ठीक है, ये हुई यमुना नदी। ठीक है, और यहाँ से गंगा गोमुख से निकलती हुई, ये बिजनौर का क्षेत्र है, बिजनौर से, ये सहारनपुर है, ये बिजनौर है, बिजनौर से गंगा नदी निकलती हुई यहाँ से आती है कानपुर होते हुए, यहाँ पर इलाहाबाद में मिलती है यमुना से। उसके बाद इसकी धारा चली जाती है सीधा बलिया से बिहार की तरफ। ठीक है, और इसकी सहायक नदी पूछी जाती है यूपी में, गंगा की सहायक नदी या यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदी यहाँ से निकलती है रामगंगा, यहाँ पर मिलती है। ये गंगा नदी है। ये यमुना है, ये रामगंगा है। रामगंगा के बाद यहाँ से निकलती हुई पीलीभीत से एक नदी निकलती है, इसमें मिल जाती है, नहीं यहाँ पर नहीं मिलती है, यहाँ से निकलती है एक नदी पीलीभीत क्षेत्र से निकलते हुए यहाँ पर आकर मिल जाती है, ये मिलती है गोमती नदी लखनऊ से होते हुए। उसके बाद ये निकलती है शारदा नदी, यहाँ से एक निकलती है शारदा नदी। शारदा के बाद यहाँ से निकलती है घाघरा, घाघरा के बाद यहाँ से एक नदी निकलती हुई आती है, यहाँ मिल जाती है। ये कौन सी नदी होगी, ये होगी राप्ती नदी, ये राप्ती नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद देते हैं यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना की सहायक यहाँ से निकलती हुई एक नदी जाती है, ये होती है चंबल नदी। चंबल के बाद यहाँ से एक नदी निकलती है, ये एक नदी होती है सिंध नदी। जो जम्मू कश्मीर में है वो सिंधु नदी है और ये सिंध नदी है। उसके बाद यहाँ से ललितपुर से होते हुए झांसी का एक नदी जाती है, यमुना में मिल जाती है, ये होती है बेतवा नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक नदी जाती है, फिर यमुना में मिल जाती है, ये होती है केन नदी। केन नदी के बाद यहाँ से एक नदी निकलती है, ये जाती है, यहाँ मिलती है, ये होती है टोंस नदी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की नदियों का वितरण हुआ। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हाँ, आपको लोगों में, अपने लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने को बोलिएगा।